We are going to discuss the topic what makes India a federal country। मतलब भारत को एक संघवाद देश कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं। तो थोड़ा यदि हम लोग इतिहास देखें, इफ यू लुक बैक इन हिस्ट्री, सो इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। आप लोग जानते हैं कि भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत खुशी खुशी से नहीं हुआ, ठीक है ना। वो पार्टीशन जो हुआ था, जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो बहुत ही पेनफुल था और उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। पार्टीशन समय बहुत सारे लोग मारे गए थे। मतलब पार्टीशन कौन से बेसिस पे हुआ था आपको पता होना चाहिए, रिलीजन के आधार पे हुआ था। और ये भी देखा गया था कि पहले तो पाकिस्तान था नहीं, कौन से पार्ट में मुस्लिम्स ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है ना, तो उस पार्ट को पाकिस्तान घोषित कर दिया गया। इधर जो अभी बांग्लादेश है हमारा, जो बंगाल के साइड में है, वो पहले कौन सा पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान होता था, बाद में वो बांग्लादेश बना। तो उधर भी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि भारत में बाद में आके मिले, पता है ना, आज़ादी के बाद में आकर के, जैसे हैदराबाद हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, है ना, ये प्रिंसली स्टेट्स बाद में आकर के मिले। एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, although it did not use the word federation. The Indian Union is based on the principle of federalism. So let us go back to the 7 features of federalism mentioned above, and we can see that all these features apply to the provision of Indian constitutions. The constitution originally provide 2 tier of government, that is, first one is what? Union government, and second one is state government. But later on a third form of government is also added, or third tier of government is also added in federalism, that was panchayats and municipalities, ठीक है ना। बाद में एक तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया गया फेडरलिज्म में देश के, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, ताकि लोकल स्तर पे भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही से चल सके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 3 लिस्ट बनाए गए। अब तो काम भी बांटना पड़ेगा ना, सरकार तो बट गया 3 टायर में, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड कौन से आते थे, पंचायत आते थे। तो कौन से टायर ऑफ गवर्नमेंट का क्या काम है, ये भी दैट ऑल्सो हैज टू बी डिवाइडेड। तो ये डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इन द यूनियन लिस्ट, रिटन लिखिए सभी लोग। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट केम इन यूनियन लिस्ट? So write down, it includes subjects of national importance. It includes subjects of national importance. इसको हिंदी में केंद्र सूची या संघ सूची कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। और स्टेट लिस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, राज्य सूची, ठीक है। सो राइट डाउन, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कॉमा, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, कॉमा, फॉरेन अफेयर्स, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। थोड़ा फास्ट लिखिए, छूट जाएगा, दोबारा रिपीट करेंगे लेकिन सुना के करेंगे। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, सेकेंड फॉरेन अफेयर्स, थर्ड बैंकिंग, फिर कॉमा देकर के कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, communications and currencies,
अब देखिए, ये जो मैंने बताया आपको 4-5 चीजें, इनको यूनियन लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है, इसके पीछे भी रीजन। क्या क्या बताया मैंने आपको? डिफेंस ऑफ द कंट्री, रक्षा से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी नियम कानून बनेंगे, वो यूनियन लिस्ट में आता है। उसको केंद्र का पूरा अधिकार है, केंद्र उसके अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग कोई भी कानून बनाएगा, ठीक है। फॉरेन अफेयर से रिलेटेड भी कोई भी कानून बनेगा तो वो सेंटर बनाएगा। बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और करेंसी से रिलेटेड, इफ एनी लॉ हैज टू बी मेक देन हाँ सेंटर विल टेक पार्ट इन दैट। सेंटर जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, सेंटर के पास पूरा अधिकार रहेगा। क्यों ये सारी चीजों को यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया है? क्योंकि इन सभी मैटर्स पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है, वैसी पॉलिसी जो कि पूरे देश में एक समान। जैसे करेंसी हो, तो करेंसी से रिलेटेड यदि आप मान लो इसको स्टेट लिस्ट में हम डालते हैं, तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है उसका वैल्यू वगैरह जो है उसके साथ छेड़छाड़ करने लगेगा। या सुनो, डिफेंस भी काफी ज्यादा क्या है, एक वैल्यूएबल फील्ड है हमारे देश के लिए। तो इससे रिलेटेड भी कोई भी यदि हम लोग रूल्स स्टेट के अकॉर्डिंग बनाए, तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट करने लगेगा, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, समझ रहे हो ना, समानता नहीं रहेगी। बैंकिंग हो गया, तो बैंकिंग में भी यूनिफॉर्मिटी की जरूरत होती है। यदि एसबीआई इंटरेस्ट ले रहा है 8% का, 10% का, तो आप इस देश के किसी भी एसबीआई बैंक से लोन ले रहे हैं तो उतना ही इंटरेस्ट लगेगा, समझ रहे हो। और यदि ये स्टेट के अकॉर्डिंग छोड़ दिया जाता तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग इसको हैंडल करने लगते, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती और इससे सिटीजन्स को परेशानी होती। इसलिए इन सभी सब्जेक्ट्स को किसमें रखा गया है? these all subjects are includes in union list. And second one is state list. Write down about the state list. It contains the subjects of state and local importance. It contains the subject of state and local importance. Such as police, trade, एक बार पॉज करना। It contains the subjects of state and local importance. It contains the subject of states and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. I repeat once again. It contains the subject of state and local importance. It contains the subject of state and local importance. It contains the subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. हो गया? मतलब स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? पुलिसिंग के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स हो, ठीक है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड, समझ रही हो, इरिगेशन से रिलेटेड, सिंचाई उचाई से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके रिगार्डिंग स्टेट अकेले फैसला ले सकता है। क्या बोल रहे हो? मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अभी बोल रहा था मिनिस्ट्री, स्टेट अकेले फैसला ले सकता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, राइट डाउन। The state government alone can make the laws relating to these subjects. The state government alone can make laws relating to these subjects.
डन। मतलब राज्य सरकार अकेला ही, उसको केंद्र के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी, पुलिसिंग के रिगार्डिंग कोई भी रूल्स रेगुलेशन बन रहा है तो स्टेट डायरेक्टली अपने एंड से बना सकता है। ठीक है, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में भी आ जाता है, किस में, स्टेट लिस्ट में आ जाता है। कंकरेंट लिस्ट, थर्ड पॉइंट, कंकरेंट लिस्ट। राइट डाउन, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पानी मुश्किल से 5 मिनट में गर्म हो जा रहा है। हाँ गीजर, मतलब कह रहे हैं ना, इतना गर्मी है ना कि आप यदि कच्चा अंडा को तवा पर रख दोगे ना धूप में, वो अपने आप ऑमलेट बन जाएगा। जल भी सकता है उसको नहीं पलटोगे तो। लिखो, हमारे हाथ बंधे हुए हैं अभी भी। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ये कंकरेंट लिस्ट हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो ना, जो थर्ड वाला लिस्ट है उसके बारे में। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट to both union government as well as state government. It includes subjects of common interest to both the union government as well as, समझ रहे हो ना, such as education, number 1 education, number 2 forest, number 3 trade यूनियंस। हाँ, ट्रेड यूनियंस। नंबर 4 लिख लो ना वहां से, मैरिज, मैरिज। नंबर 5 adoption, 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 adoption and succession, SUCCESSION, got it? मीन्स कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, मैंने जो बताया अभी आपको, एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, एडॉप्शन एंड सक्सेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उन पे स्टेट भी फैसला ले सकता है, स्टेट भी नियम कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, बट एक इसमें कंडीशन है कि मान लो किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई लॉ बन गया, स्टेट ने अपना बनाया एजुकेशन से रिलेटेड और सेंटर ने अपना कोई नियम बना दिया, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट हो गया स्टेट और सेंटर के बीच में। स्टेट बोला नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड नियम बनाने का अधिकार हमें भी है, सेंटर बोल रहा है हमने भी बनाया है, तो लास्ट में किसका माना जाएगा, कौन वैलिड होगा, प्रिवेल कौन करेगा, सेंटर प्रिवेल करेगा। समझ रहे हो ना, वैलिड कौन होगा, सेंटर का, सेंटर विल प्रिवेल। नोट में लिख लेना नीचे, both union and state government can make laws on the subjects mentioned in concurrent list. Both union and state government can make laws on the subjects mentioned in the concurrent list. But
इफ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट मतलब जानते हो ना क्या होता है, किस प्रकार का यदि विवाद हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड लॉ कोई बना और सेंटर और स्टेट में क्या हो गया, विवाद हो गया, तो जो लॉ सेंटर ने बनाया है वही प्रिवेलिंग होगा, ठीक है ना। बट इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, then the law made by union government will prevail, PREVAIL, then the law made by union government will prevail. नाउ ये तो तीनों वो हो गए आपके, लिस्ट हो गए। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, लिसन, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। कौन सा सब्जेक्ट? जो कि आपको इन तीनों में नहीं मिलेगा, ना तो यूनियन लिस्ट में मिलेगा, ना तो स्टेट लिस्ट में मिलेगा, ना तो कंकरेंट लिस्ट में मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे एक यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली आज़ादी के समय तो इस टाइप का उतना एडवांस स्किल्स वगैरह था नहीं, आज़ादी के बाद ही हुआ, बहुत दिन के बाद ये डेवलप हुआ, सॉफ्टवेयर वगैरह के फील्ड में भारत आगे बढ़ा, तो ये भी एक सब्जेक्ट आ गया। तो ये जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये एक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह है वो बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट का, समझो ना, यूनियन गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे भी डिसीजंस ले सकता है, रूल्स और नियम जो है इसके अकॉर्डिंग बना सकता है, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए आप लोग कि जो भी विश्व में जो भी देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से बना, समझ रहे ना, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर दो होता है फेडरेशन। तो जो भी विश्व के देश में जो फेडरेशन बना, यदि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से बना तो उस देश के हर स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। विश्व के जिन भी देशों में फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर से बना, उस देश के हर स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं रहता है। कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होते हैं, कहा जाता है ना स्पेशल स्टेट्स का दर्जा। अभी बिहार के लिए नीतीश कुमार पूरा लगे हुए हैं, अभी लोकसभा के स्पीकर का पद मिला है, और प्रधानमंत्री से बातों बातों में कह भी दिए कि इस बार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाए। बहुत फायदे होते हैं स्पेशल राज्य का दर्जा मिलने से और स्पेशल स्टेटस मिलने से। फिलहाल में कुछ स्टेट्स जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, they also enjoy special powers under certain provisions of Constitution of India, Article 371। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर्स मिले हैं, जैसे कि असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश। और ये स्पेशल पावर किसके अकॉर्डिंग मिला है? आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग, 371। और ये स्पेशल पावर्स बेसिकली उन्होंने यार ये स्पेशल पावर क्यों मिले हैं? ताकि ये राज्य अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट कर सके, एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने में ये कैपेबल हो। और इस स्पेशल पावर के अकॉर्डिंग जो इंडियंस उस स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वहां पे जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी था ना, ये हट गया।
बहुत कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत कम पावर है, छोटे हैं, जैसे कि कुछ एरिया जैसे कि चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी दिल्ली है, जिनको हम लोग यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो ये ऐसे टेरिटरीज हैं जिनके पास दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट, इनके पास राज्य का कोई पावर, शक्ति नहीं है। डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता है। ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने हैं यूनियन टेरिटरीज? 8। इन 8 पे कंट्रोल डायरेक्टली कौन करता है? सेंटर करता है। ठीक है ना? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।